सो एज आई टोल्ड यू कि परवाज, ठीक है। सो परवाज, आपको परवाज भरनी है, उड़ान भरनी है। सो जिस भी बैकग्राउंड से आप आए हो, इसमें से मुझे बताइए पहले इंजीनियर्स कितने, हाथ खड़ा कीजिए। बीटेक जिनने कर रखी है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज से कितने, जिनने आर्ट्स पढ़ा है, ठीक है। और बाकी साइंस बैकग्राउंड वाले, ठीक है। मतलब डाइवर्सिटी है ना। तो ये जो एग्जाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी जब मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा तो यहाँ पे लिखा जाता है हर किसी लाइन के पीछे, विच रिक्वायर्स नो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आपको एनवायरमेंट पढ़नी है तो आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी, स्कॉलर नहीं बनना, आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी। ये नहीं सोचना सर मैंने साइंस नहीं पढ़ी है 12th में, मुझे कहां से साइंस समझ आएगी। सर मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है 12th में, मुझे कहां से ज्योग्राफी समझ आएगी। सर मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ी। तो ये बहाने यहाँ पे नहीं चलेंगे, आपको ऑल टुगेदर न्यू डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो परवाज, इसके लिए एक शेर भी है, आसमां पे रख नजर, बादलों पे कर सफर, परवाज जाए ना ठहर, बेमानी सी किसी चाहत पर, तू शाहीन है बसेरा कर, पहाड़ों की चट्टानों पर। समझ आ रही है आपको बात? नजर किस पे रखनी है? मतलब आपके जो गोल्स है वो बहुत हाई लेवल है, ठीक है। आसमां पे रख नजर, बादलों पे कर सफर। अगर आपने परवाज करनी है तो बादलों से ऊपर उड़ना है, क्योंकि बादल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक स्टेप बादलों से ऊपर जाना है और अपनी उड़ान जो है वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। परवाज जाए ना, आपकी परवाज जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, बेमानी सी किसी चाहत पर, ठीक है। बेमानी कोई चाहत नहीं रखनी है आपको। मतलब आपको एग्जाम निकालना है तो इसके लिए आपको डेडिकेटेडली 1-2 साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक एक्सपर्टीज आ जाएगी, जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, 2 साल के बाद आप भी यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। वो किसी होगा, पढ़ाई से होगा, जब आप उस चीज के लिए पढ़ाई करो, ठीक है। तू शाहीन है बसेरा कर, पहाड़ों की चट्टानों पर। होता है ना सर, हॉस्टल अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है, कंप्रोमाइज कर 5-6 महीने 1 साल जब तक आपकी कोचिंग चलेगी, यहाँ पे कंप्रोमाइज कर। ऐसे मतलब जानवरों जैसी हालत होती है ना, उसमें भी आप जी सकते हो। बस 1 साल की बात, यहाँ से आपकी क्लासेस खत्म हो गई, फिर उसके बाद आप लाइब्रेरी, रीडिंग रूम वगैरह घर में भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक थिंग कि जिस मकसद के लिए आए हो उस पर फोकस करो। परवाज जाए ना ठहर, बेमानी से किसी चाहत पर। तो बेमानी कोई चाहत नहीं रखनी है, जिसके लिए आए हो उसके लिए डेडिकेटेड रहना है, यही है मोटिवेशन, ठीक है। बात आ रही है, बात कॉलेज से आए हुए, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी की ग्रेजुएशन हो गई है, ठीक है, या कोई फाइनल ईयर में भी हो सकता है, तो ग्रेजुएशन हो गई। वो कॉलेज लाइफ वो डिफरेंट है, ये एकेडमिक्स डिफरेंट है। जो आपने कॉलेज में 3 साल पढ़ा ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, उतना सिलेबस आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। समझ आ रही है बात कि पढ़ना कितना है आप, जितना आपने कॉलेज में पढ़ा है ना, मल्टीप्लाई बाय 3, उतना सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना है। एक शायर है, उसका नाम है अकबर इलाहाबादी। उसने एक बहुत अच्छा शेर बोला है, ये जब आप ये शेर सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। उसने बोला है, यूं कत्ल से बच्चों की वो बदनाम न होता, अफसोस की फिरौन को कॉलेज की न सूझी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जो फिरौन था वो किंग गॉड था, वो बोलता था मैं गॉड भी हूं, मैं किंग भी हूं, ठीक है ना। तो उसने एक बार ख्वाब देखा, बनी इसराइल का था वो। उसने एक ख्वाब देखा, तो ख्वाब में उसने देखा कि मेरी कौम में यानी बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा हो रहा है और वो बच्चा फिरौन को कत्ल कर रहा है। और फिरौन किंग ही नहीं है, किंग गॉड है। वो लोग बोलते थे उसको, तू कैसे किंग है? आप अभी पीएम मोदी को पूछ सकते हो आप क्यों किंग हो, वो बोलेगा मुझे लोगों ने इलेक्ट कर रखा है। उसको पूछते थे, वो बोलता है मुझे ऊपर वाले ने भेजा है, मैं किंग गॉड, मैं गॉड भी हूं, मैं किंग भी। अब वो ख्वाब देख रहा है कि मेरी ही कौम में, मेरी ही एम्पायर में बच्चा पैदा हो रहा है और मुझे मार रहा है। अगले दिन उसने डिक्री इशू कर दी, डिक्री होगी फतवा, कि जो भी बच्चा मेरी सल्तनत में पैदा हो जाएगा मां स्लॉटर, कत्ल कर। फिर वो अलग कहानी होती है कि अल्लाह कैसे पैदा करता है किसको, हजरत मूसा को, उसी के घर में पैदा करता है, फिर वहीं पल बढ़ के आता है, तो वो अलग डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन बात यह है कि यूं कत्ल से बच्चों की वो बदनाम ना होता। बदनाम है ना वो, कि बच्चों का कत्ल किया, लोग गालियां देते हैं उसको कि जालिम बादशाह था, ठीक है। कहां के सोना बच्चों फिरौन, जो गलत काम करता है उसको बोलते फिरौन जैसा है, तो बदनाम है। यूं कत्ल से बच्चों की वो बदनाम ना होता,
बोलता है अकबर इलाहाबादी वो बच्चों के कत्ल करने की वजह से बदनाम नहीं होता। अफसोस कि फिरौन को कॉलेज की न सूझी, अफसोस इस बात की कि फिरौन को कॉलेज का आइडिया नहीं आया। उसको बच्चे नहीं मारने थे सर, उसको कॉलेज खोलने थे। बच्चे खुद कॉलेज जाते, खुद मर के आ जाते। तो मतलब जहां से आप आए हो आपकी सारी की सारी मुंडियां जो है ना गर्दन कटे हुए, तो यहां पे आपको वापस जोड़ने की कोशिश हम करें। तो वो दुनिया अलग है, ये दुनिया, समझ आ रही है बात आप? तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। यहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, सर ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। यहां पे आपने जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना है। आपके दिमाग में क्वेश्चंस उठेंगे, वो क्वेश्चंस पूछने, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन पूछोगे, होता है ना वो कॉन्सेप्ट, जागो ग्राहक जागो। यू आर द कंज्यूमर्स, आप ग्राहक हो। आप क्या खरीद रहे हो? इल्म खरीद रहे हो, नॉलेज खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो आपको उजागर होना पड़ेगा, आपको अपनी मतलब जागो ग्राहक जागो, आपको जागना पड़ेगा। अपने जो भी आपके राइट्स हैं, जो भी आपके हुकूक है, आपके हक ये है कि हम अच्छे से आपको पढ़ाए, ये आपका हक है। ये हक के लिए आप आवाज उठाओ। जो भी डाउट आ रहा है प्लीज आस्क क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, आप सोच रहे हो सर फ्लो में जा रहे हैं, मैं क्यों इंटरप्ट करूं। नोट डाउन द क्वेश्चन एंड आस्क आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास। क्लास में ही देखिए क्या होता है, अक्सर आपके दिमाग में कोई जैसे डाउट आ गया, आपके दिमाग में अगर आगे ना, तो इसका मतलब है 50% बच्चों के दिमाग में आ चुका है। ये क्यों? सारे एक ही जैसे, ठीक है। लेकिन आप नहीं पूछ रहे हो, आप इससे नहीं पूछ रहे हो, पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे, मुझे क्वेश्चन पूछना आएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना। यू हैव टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये नहीं समझना कि मैं इंडिविजुअली पूछ रहा हूं या पूछ रही हूं, ये समझना कि मैं पूरे क्लास के बदले क्वेश्चन पूछ रहा हूं। गॉट दिस पॉइंट? तो इसमें कतराना नहीं है। हाँ, फ्लो ब्रेक नहीं करना है, इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करना है। एट द एंड ऑफ द क्लास आप पूछ सकते, फिर सर बाहर निकलता है, बाहर पकड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको, आप अपने जाती तौर से नहीं पूछ रहे, आप पूरे क्लास के बदले क्वेश्चन पूछ रहे। सो आस्क क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो बात हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, एक तो आपका पॉलिटी हो जाएगा, वो सर आ रहे 2-3 दिन में। तो मैं जो कंपोनेंट स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज ज्योग्राफी, ठीक है। किसी ने पढ़ा है ज्योग्राफी? आपने देखिए 10th तक तो सारे पढ़ते हैं, 11th 12th में या ग्रेजुएशन में किसने ज्योग्राफी पढ़ रखी है? 11th 12th में या ग्रेजुएशन, मतलब बहुत कम लोग, ठीक है। तो इन पे मुझे ध्यान नहीं देना, इनको तो समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ रहा है। तो मेरा जो फोकस रहेगा वो बाकी लोगों पे रहेगा। अगर आपको समझ आ रहा है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है ज्योग्राफी, तो मतलब अगर आपको समझ आ रहा है तो उनको समझ आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनने ऑलरेडी पढ़ रखी, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी भी कंपोनेंट को अप्रोच करोगे, जैसे कि अभी सर बोल रहे थे, ये लाइन वाली चीजें अब नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो A4 साइज की शीट की प्लेन शीट्स जो है उन पे आप लिखना स्टार्ट करो। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए सर। कल जब आप क्लास में आओगे, कल नहीं तो परसों, डेफिनेटली ये 2 दिनों में होना चाहिए। एक तो आपके पास होना चाहिए सिलेबस। है किसी के पास हार्ड कॉपी? फोन में तो सबको है। हाँ, सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस इज द जीपीएस। आपको लोकेशन पता नहीं थी रूट्स आईएएस का, जीपीएस में डाल दिया, पता चल जाता। तो अगर आपको दिल्ली जाना है इंटरव्यू के लिए, तो सिलेबस इज द मैप, ये आपको वहां पहुंचा देगा, ठीक है। हर किसी चीज की सिलेबस है, वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड थिंग इज योर एटलस। जिनने अभी नहीं खरीदा है, ऑक्सफोर्ड का आता है, ओरिएंट स्वैम का आता है, कोई भी खरीद, ठीक है, ये साथ में होना चाहिए। प्लस जो मैंने आपको बोला A4 साइज की जो कॉपीज है वो ले आओ, और 3-4 कलर के पेन। दिस इज ऑल यू नीड। बाकी आजकल तो डिजिटल रेवोल्यूशन है ना, आजकल इन्फोडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक नहीं, इन्फोडेमिक, इंफॉर्मेशन का पेंडेमिक है। आपके फोन में हर किसी तरह की न्यूज आती है, आप कोई भी डाउनलोड मार सकते हो, कोई भी मटेरियल, ये सब आपको फोन में मिल जाएगा। आपके टैब होंगे, लैपटॉप्स होंगे, उनको यूज करो, ठीक है। तो सिलेबस, एटलस और आपकी कॉपी, ये साथ में होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो प्लीज अपना एटलस साथ लेके आओ, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी फॉर दिस थिंग। अच्छा, अब आप सिलेबस देख लो ज्योग्राफी का, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो फोन में डाल दो यूपीएससी सिलेबस प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस अपने फोन में सर्च कर लो। मैं दिखाता हूं आपको फोन को कैसे यूज करना है।
यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है। जिनको मिला है वो ठीक है, जिनके पास नहीं मिला है फोन में सर्च मारो, जो साइड में बैठे लोग वहां पे देखो। देखिए छोड़िए पहले करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा टॉपिक जो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या पूछ रहा है, सिलेबस लिख लो, ये आपके नोट्स की पहली पेज, ये कॉपी पे उतार लो, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, लेकिन पढ़ना क्या है इसमें? नंबर 1 इज फिजिकल। कौन कौन सी? फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड इज सोशल ज्योग्राफी। थर्ड इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ऑफ इंडिया एंड द, वो तो पहले ही लिखा ना मैंने ऊपर, इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें बोला फिजिकल पढ़ लेना, सोशल पढ़ लेना और इकोनॉमिक पढ़ लेना। ये सिलेबस मेंशन कर रहा है, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि डिमांड क्या है एग्जाम, वो वहां से सिलेबस क्या दे रहा है, फिर मैं इसको छोटे छोटे थीम्स में डिवाइड कर लूंगा, वो मेरा काम, ठीक है। अभी आप देखो इन्होंने क्या लिखा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। सर कौन सी ज्योग्राफी पढ़नी है? फिजिकल ज्योग्राफी प्लस सोशल ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये इसलिए दिया है, मैं आपको अलग कैटेगराइजेशन दिखाऊंगा, ठीक है। छोड़ो इसको, अब आ जाओ पेपर 2। इसका नाम है पेपर 2, लेकिन इसको बोलते हैं GS1, जनरल स्टडीज 1, लेकिन वो जो एग्जाम पैटर्न आता है उसमें इसको पेपर 2 बोलते हैं, क्योंकि पेपर 1 ऐसे होता है। समझ आ रही है बात? पेपर 1 इज ऐसे, पेपर 2 इज GS1। तो पेपर 2 बोलो या GS1 बोलो, वो सिलेबस खोलो। जनरल स्टडीज 1, पहले इसमें इंडियन कल्चर छोड़ो, इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री छोड़ो, फ्रीडम स्ट्रगल छोड़ो, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इसको भी छोड़ दो, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इसको भी छोड़ दो। फिर आता है इसमें सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी, इसको छोड़ दो। फिर आता है इसमें, उसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, देखो ये भी ऐड कर लो इसमें, तो लिख लो नीचे। ये तो हो गए, ये हो गया प्रीलिम्स सिलेबस, ठीक है। अब आता है इसमें मेंस का सिलेबस, देखते हैं क्या लिखा है। मेंस के सिलेबस में जो पहली थीम है, अब मेंस का लिख लो। मेंस का जो सिलेबस है उसकी जो पहली थीम है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। सैलिएंट, ये कॉपी पे उतार देना, ठीक है। फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल। आपको लग रहा है कि ये टॉपिक प्रीलिम्स के एसोसिएटेड है, ऊपर सिलेबस देख लो, आप ऊपर देख लो वो क्या बोल रहा है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड और इंडिया है ना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने फिजिकल पढ़ना है, तो यही तो पूछ रहा है वो। यहां पे इसमें थोड़ा इलॉबरेशन किए कि सैलिएंट फीचर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। समझ आ रही है बात आपको? ये मेंस की पहली थीम है सर। सेकंड कम्स distribution of key natural resources across the world. So second theme is distribution of natural resources. Distribution of natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज। क्या नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होती है? नेचुरल रिसोर्सेज जो डिस्कवरी से मिलती है, इन्वेंशन से नहीं मिलती। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि जो पड़े हुए होते हैं अर्थ में, लेकिन हम इनको डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट नहीं करते। जैसे फोन ऑटोमेटिकली हमारी जमीन में नहीं था, इसको इन्वेंट किया गया। लेकिन लिथियम है, आज हमें मिल रहा है रियासी में, होगी ना डिस्कवरी, तो इनको बोलते हैं नेचुरल। तो सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, रॉक्स, ठीक है ना, ये सारी की सारी जो होती है इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। सो इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन ब्रैकेट में साथ में लिखा है साउथ एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ज्यादा फोकस रखना। साउथ एशिया जानते हो?
जो आपकी सार्क कंट्रीज है। कौन सी कंट्री? सार्क पे स्पेशल, यानी वर्ल्ड की तो देखनी है विद स्पेशल रेफरेंस टू सार्क कंट्रीज, प्लस इसमें आप आसियान भी देख सकते, मतलब एशिया का पूरा देख लेना ज्यादातर। आसियान, बिम्स्टिक का नाम सुना है आपने? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इन कंट्रीज में जो रिसोर्सेज मिलते हैं सर, उन पे स्पेशल फोकस होना ही चाहिए। देखनी तो हमें है पूरे वर्ल्ड की। जैसे ओपेक कंट्रीज आपने नाम सुना होगा, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो वहां से ज्यादा तेल आता है, तो वो तो देखनी है कि कहां से तेल ज्यादा आता है। जैसे कजाकिस्तान से हम यूरेनियम खरीदते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हम यूरेनियम खरीदते हैं, वो तो देखना ही देखना है, लेकिन विद स्पेशल रेफरेंस टू यूर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 8 कंट्रीज आती है जिनको सार्क कंट्रीज बोलते हैं ना। आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, ठीक है, साथ में म्यांमार भी साइड में है, थाईलैंड वाइलैंड, ये सारे एरिया का हमने देखना है, ठीक है। इसमें तीसरी थीम आती है, इसको मैं तोड़ रहा हूं छोटी छोटी थीम्स में। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा हो गया सर factors responsible for location of industries. Factors responsible for location of, आप इंडस्ट्री लिखो, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। आप मुझे बताओ आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज इंडिया में कहां पाई जाती है? ठीक है ना, उसको बोलते छोटा नागपुर प्लेट। क्यों पाई जाती है वहां? क्योंकि आयरन वहीं से ज्यादा निकलता है, आयरन और वहां से मिलता है, कोल भी अवेलेबल है, तो कोल को जलाते हैं, उससे हीटिंग होती है, आयरन और को हीट करते हैं, स्लैग अलग होता है, प्योर आयरन अलग होता है। समझ आ रही है बात आपको? हाँ, टूरिज्म इंडस्ट्री कहां पे सबसे ज्यादा है? हिमाचल हो गया आपका, गोवा हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी वैसी है। समझ आ रही है? जो भी इंडस्ट्रीज है, कौन सी इंडस्ट्री किसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों है? आपने सुना है एचएमटी? इसको एचएमटी क्यों बोलते हैं? है ना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, उसकी फैक्ट्री है वहां। तो बनाते क्या है सर? वो घड़ियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है एचएमटी जिसको बोलते हैं, वहां पे फैक्ट्री है एचएमटी फैक्ट्री। उसी की फैक्ट्री के नाम से नाम पड़ गया एरिया को एचएमटी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स तो बनाती क्या है वहां? हिंदुस्तान मशीन टूल्स तो कोई भी टूल बना सकती है ना, जो भी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, लेकिन स्पेशली क्या बनाती है? वॉचेस बनाती है। क्यों बनाती है वॉचेस यहाँ पे? अगर आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी है वो वर्ल्ड फेमस है, उसको बोलते हैं राडो। राडो घड़ियों का एक ब्रांड है। वो राडो जो है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। वो दुनिया में सबसे पॉश लग्जरी आइटम्स में मानी जाती है। तो स्विट्जरलैंड का और कश्मीर का मौसम एक जैसा है, तो इन्होंने सोचा क्या पता स्विट्जरलैंड की जो इतनी मशहूर घड़ियां हैं वो उसके क्लाइमेट की वजह से, तो वैसा ही क्लाइमेट हमें इंडिया में कहां मिलता है? जम्मू कश्मीर में। तो डाल दो एचएमटी की फैक्ट्री यहाँ पे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। आपने हैदराबाद नाम सुना है? उसके साइड में एक एरिया उसको बोलते हैं साइबराबाद। तो वहां पे क्या है? आईटी सेक्टर है, क्योंकि वहां पे जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के लोग जो है वो बड़े स्किल्ड लोग हैं आईटी सेक्टर में। जैसे नोएडा है, जैसे गुड़गांव है, अभी तो गुरुग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप ले लीजिए जो पुणे है, तो ये एरियाज में आईटी हब्स है। तो क्यों आईटी इंडस्ट्री इन एरियाज में ज्यादा है? पावर सप्लाई अच्छी रहती है सिटीज में, आईटी को पावर चाहिए। वहां पे जो लोग हैं वो ट्रेंड है, अर्बन एरियाज है, हर कोई फैसिलिटी मिलती है। दैट इज व्हाई उन एरियाज में वो इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई है। आपको समझ आ रहा है टॉपिक? फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। फिर इंडस्ट्री देखिए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिशरी है, जो भी इंडस्ट्रीज है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन कम्स फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना। क्या देखना है? इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना, मतलब वो फेनोमेना जो अर्थ के साथ एसोसिएटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन राइट इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना। कौन कौन सी?
इनको अक्सर बोलते हैं, इनको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। क्या बोलते हैं? तबाहकुन। वो चीजें जो इंसान की प्रॉपर्टी लाइफ को टोल लगाती है, मतलब इट टेक्स अ टोल, हैवी टोल ऑन ह्यूमन प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। जब ये इवेंट्स होती हैं तो इंसान की प्रॉपर्टी और जानों को बहुत नुकसान होता है। सर नंबर 1 इज अर्थक्वेक। कौन कौन सी? तो ये इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेनास हैं। इनको मैं जब आगे कैटेगराइज करूंगा मैं इनको बोलूंगा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, ये तबाहकुन इवेंट्स होते हैं। जब भूकंप आता है तो नुकसान तो होना ही होगा, ठीक है। सो अर्थक्वेक है इसमें सुनामी है। सुनामी हो गया जब समुद्र का जो बॉटम होता है ना, वहां पे अर्थक्वेक आए, उस अर्थक्वेक की वजह से पानी ऊपर उठता है, तो वो पानी जो है कोस्टल एरिया पे चढ़ जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, उसको बोलते हैं सुनामी। तो सुनामी की जो ओरिजिनेशन होती है वो होती है अंडर सी अर्थक्वेक। अगर जमीन पे आएगा उसको अर्थक्वेक बोलेंगे, अगर समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया उसकी वजह से पानी ऊपर उठता है, पानी ऊपर उठेगा तो वो हमारे कोस्टल एरियाज को इनंडेट कर देता है, फ्लडिंग होती है, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसको बोलते हैं सुनामी। अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे बनती है, वो तो आगे देखना, अभी तो सिलेबस डिस्कशन है। Then comes your volcanic activity, very important. Volcanism जिसको बोलते हैं ना, क्या होता है वॉल्केनिज्म? तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज या वॉल्केनिज्म बोलो, क्या होती है? वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है? बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना है आपने? वो बोलते हैं चढ़दे सूरज ढलदे देखे, यानी जब सूरज चढ़ता है ना सुबह तो शाम को तो डूबता है। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे। सुबह जब लाइट आती है तो हम लाइट्स बंद कर देते हैं ना, फिर शाम को फिर से जलाते हैं, समझ आ रहा है? सुबह सूरज आता है तो जो हमारे घर में दिए होते हैं उनको बंद करना पड़ता है, शाम को सूरज डूब जाता है फिर से दिए जलाने पड़ते हैं। सो चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, जिन्ना दाना जगदे कोई वही पुत्र पल दे देखे। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। लोग की कहते हैं दाल नहीं गलती, लोग बोलते कि मेरी दाल नहीं गल रही है, दाल गलने का मतलब है मेरा काम नहीं हो रहा। लोग की कहते दाल नहीं गलती, मैं तो पत्थर गल दे देखे। सर जो अर्थ के अंदर रॉक्स होते हैं ना, बिकॉज ऑफ द हीट, जब वो पिघल जाते हैं तो देख लो ना, जब दूध में उबाल आता है तो दूध बाहर निकल जाता है, उसी तरह ये मोल्टन मटेरियल बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं मैग्मा। जब बाहर आता है सेट होता है, इसको बोलते हैं लावा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? वॉल्केनिक एक्टिविटी, जिनको वॉल्केनिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो कल से ये नहीं बोलना कि मेरी दाल नहीं गलती है, ठीक है। लोग की कहते हैं दाल नहीं गलती, मैं ते पत्थर गल दे देखे। मैंने पत्थरों को गलते हुए देखा, तेरी दाल क्या चीज है? गल गया ना पत्थर, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ। आगे डिस्कस करेंगे कैसे आता है वॉल्केनिज्म। देन ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे वाटर बॉडीज आजकल बताया जाता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो हमारी आइसबर्ग्स वो मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रही है। देखो ना लिखा है लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। आइस कैप श्रिंक हो रहे, ओशन की जो सी लेवल है वो राइज हो रही है, ठीक है ना। जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो दिन ब दिन खत्म हो रहा है, बिकॉज हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। जो हमारे वेटलैंड्स है वो खत्म हो रहे हैं, वहां पे लोगों ने घर बनाए। जहां पे आप बैठे हैं ना, अभी एक वेटलैंड है जहां पे अभी आप हो, ये सारा नौगांव एरिया में ना, बाईपास के साइड देख लो, यहाँ पे विलोज आपको मिलेंगे, इंग्लिश विलोज, जिससे क्रिकेट बैट्स बनते हैं। तो विलो जो है वो पानी में ही उगता है। तो ये सारा एरिया एक वेटलैंड था, एक टाइम पे खत्म कर दिया। डल लेक का कितना एरिया था, कितना लोगों ने उसको है ना, उसकी एक्सप्लॉइटेशन हो गई, ठीक है। तो वही चीजें हमने देखनी है कि कैसे चेंजेस आती है वाटर बॉडीज में, आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स। बोलता है कि अब दुनिया का जो तीसरा वर्ल्ड वॉर है वो किस पे लड़ा जाएगा? पानी पे। लोगों को लगता है शायद हम शिप लेके, सबमरीन लेके इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन पे लड़ेंगे। नहीं, पानी पे लड़ाई होगी कि मुझे पानी दे दो। जैसे चाइना रोक रहा है ब्रह्मपुत्र का पानी, इंडिया को कम मिल रहा है। अभी लास्ट टाइम जब वो उड़ी अटैक हुआ था तो पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, यानी जो भी हमारे रिवर्स जाते हैं ना पाकिस्तान में वो बंद कर देंगे, यानी इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिलूप करेंगे। हम उनको ज्यादा पानी दे रहे हैं, वो बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो वो चीजें देखनी है कि आइस कैप्स में कैसी चेंज आ रही है, वाटर बॉडीज में कैसी चेंज आती है, फ्लोरा एंड फौना।
यानी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हमारे जो है ना सर वो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। अब मुश्किल से चिड़िया मिलती है, मैना मिलती है, कौवे तो एक टाइम पे बहुत हुआ करते थे जब हम छोटे थे, आज तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो स्पीशीज कम हो रहे हैं, फाना कम हो रहा है, फ्लोरा कम हो रहा है, ठीक है। एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, और ये जो चेंजेस आती हैं इनके क्या इफेक्ट्स है ह्यूमंस पे, ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। यानी ये टॉपिक जो है ना, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन हो गया जब समुद्र पे तूफान आएगा, वो बताएंगे आपको कैसे बनता है वो साइक्लोनिक एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखा है ना, दैट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद योर इन्वायरमेंटल पार्ट। देखो ना क्या लिखा है, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, फिर चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फौना, यानी बायोडाइवर्सिटी कैसे कम हो रही है दिन ब दिन बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट कर दिया। आज देखो बोलते हैं विंटर्स में अभी बर्फ गिरेगी ना, देख लेना कितने तेंदुए आएंगे, लोगों पे अटैक कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि जहां पे उनको रहना था जंगलों में, वो तो हमने काट दिए, हमने उनके घर काट दिए, वो अब हमारे घरों में घुस रहे। बोलते बालू आ गया उसने अटैक कर दिया, तेंदुआ आ गया उसने अटैक कर दिया। ऐसा क्यों होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। हमने लैंड क्लियरेंस की, वहां पे अपने घर बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई, एग्रीकल्चर किया उस लैंड पे जो उनका घर था, हमने उनके घर तबाह किए, वो हमारे घर तबाह करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। सो दिस पार्ट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद योर एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस इज अबाउट योर सिलेबस। ये है आपका सिलेबस जो हमने डिस्कस करना। लेकिन अब ये जो इसमें दिए है ना चीजें, इनको छोटा छोटा थीम्स में हमने डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसने फिजिकल ज्योग्राफी बोली है ना, फिजिकल ज्योग्राफी जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। कितनी? 3 बजे मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। ये मतलब आप पढ़ना थोड़ी, आप बस कल से असल में स्टार्ट होगा, तो आज थोड़ा सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी कल से हम अच्छे से स्टार्ट करें, ठीक है। अभी तक समझ आ गया जो भी हमने डिस्कस किया, सिलेबस समझ आ गया ना, यही मैप है। अब आप कहीं से भी पढ़ो, देखिए क्या होता है कि अगर आपको सिलेबस का पता है ना, और आपके घर में कुछ 700, 800, 1000 पेजेस की बुक है, आपको सिलेबस पता है ना मुझे क्या पढ़ना है, अगर उस किताब में नहीं मिल रहा है, आप उसको हाथ भी नहीं लगाओ। आप बाहर गए चने खाने, उसने पकड़ा दिया आपको मूंगफली या चने, आपने वो खा लिए, पेपर में होता है, फिर आपने वो पेपर देखा, अगर उस पर लिखा होगा आइस कैप्स आर श्रिंकिंग, वो आपके काम की चीज है, वो किताब जो इतनी मोटी है उसको घर में रखो। जब आपको सिलेबस पता है तो आपको पता चलेगा मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मैंने बोला ना, इन्फोडेमिक हो रहा है आजकल, इंफॉर्मेशन का पेंडेमिक है, तो आजकल ये जरूरी नहीं है जानना कि सर क्या पढ़े, ये जानना जरूरी है सर क्या नहीं पढ़े, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अगर आपका सिलेबस है ना, ये रट के होना चाहिए, आपको जुबानी याद होना चाहिए। जिस दिन 100% सिलेबस आपने रट लिया ना बाय हार्ट विद एक्सप्लेनेशन, उस दिन आपका आधा काम हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस दिन आपको सिलेबस समझ आया और सिलेबस आपने रट लिया, जुबानी याद कर लिया ना, मैं बोल रहा हूं कि आपका आधा काम हो गया, क्योंकि अब आप अटकोगे नहीं। अब आपने जीपीएस पकड़ लिया है कि मुझे कहां जाना है। नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, सीधे उसी रोड पे जाओ, और रोड क्या है? सिलेबस, ठीक है। ये समझ आ गया आप? तो अब मुझे आप बता, देखो मैं आपको सिंपल चीजें बताऊंगा। ज्योग्राफी, क्या मीनिंग है इस वर्ड की, ज्योग्राफी की, है ना। ज्योग्राफिया उस इल्म का नाम है जिससे जमीन का हाल जाना जाता है। एक टाइम पे यहाँ पे उर्दू मीडियम किताबें भी चलती थी, उर्दू में ज्योग्राफी लिखी जाती है, और आजकल भी फिर से हुई, आज एमबीबीएस की किताबें रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टीलिंग्विज्म पे बिलीव करती है। वो बोलती है जो इंडियंस हैं कम से कम इनको 3 लैंग्वेजेस सिखाओ, जिसमें से 2 इंडियन होनी चाहिए। तो कुछ ही टाइम के बाद एमबीबीएस किताबें जो है कश्मीरी में भी आई, ठीक है। सो ज्योग्राफी जो है क्या मतलब है इसका? 2 वर्ड से बना है, जियो एंड ग्राफी। एक्चुअली इट वाज ए ग्रीक स्कॉलर, उसका नाम था इराटोस्थीनीज। क्या नाम था? इराटोस्थीनीज। ये ग्रीक फिलोसोफर था, उसने कॉइन की है टर्म जियोग्राफी, जो कि खुद 2 वर्ड से बनी है सर, एक जियो है एक ग्राफी। अब जियो का माने है अर्थ,
ग्राफी का क्या माने है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राफी एंड लॉजी? लॉजी मीन साइंटिफिक स्टडी, स्टडी नहीं करनी है, ग्राफी करनी है। व्हाट इज ग्राफी? ग्राफी मीन डिस्क्रिप्टिव अकाउंट। ग्राफी मीन डिस्क्रिप्टिव अकाउंट, ठीक है। इसकी दूसरी मीनिंग भी है, उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी जो भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, ये दिखा दिखा के पढ़ाने, मैप्स बनाने, मैंने बोला एटलस बनाना, मैप्स बनाने, डायग्राम ड्रॉ करनी है, तब जाके आपको ज्योग्राफी समझ आएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ आई बात? ये थी आपकी टर्म ज्योग्राफी। सो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्टिव अकाउंट। डिटेल में आपको चीजें समझानी है। डिटेल में तभी चीजें समझाएंगे जब आप स्टैट्स बताओगे, डेटा बताओगे, ग्राफ बताओगे, डायग्राम दिखाओगे, तब जाके चीजें समझ आएंगी, ठीक है। सो ज्योग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, वन इज जियो, अदर इज ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्टिव अकाउंट, और इट आल्सो मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर यू आर एक्सप्लेनिंग, you have to explain it in a descriptive way. You have to explain it through graphical representation. You have to draw graphs, diagrams, maps, etc. etc. ठीक है? समझ आया? अब ये जो ज्योग्राफी, देखिए आपका जो सिलेबस अभी आया था ना, उसने तो जनरल पर्सपेक्टिव में सिलेबस बनाया है। जिसने भी सिलेबस बनाया है, मैंने आपको बोला कि मैं इसमें थोड़ा सा अपनी कैटेगराइजेशन करूंगा। जैसे उसने बोला फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, ठीक है ना, फिर बोला था सोशल, फिर बोला था इकोनॉमिक, है ना, ऐसे ही कुछ बोला था उसने। लेकिन मैं वैसा नहीं जाऊंगा। असल में जो ज्योग्राफी है ना, इसके साथ 3 ब्रांचेस हैं। कितने ब्रांचेस हैं? वन इज कॉल्ड फिजिकल, यानी फिजिकल ज्योग्राफी। अनदर इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। एंड थर्ड इज कॉल्ड बायो ज्योग्राफी। फिजिकल, ह्यूमन एंड, ये 3 बड़ी ब्रांचेस हैं जियोग्राफी, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इसके खुद 4 ब्रांचेस हैं। कितनी? नंबर 1 इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फोलॉजी मीन्स, एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी। आ गया दिमाग में? एनाटॉमी हो गया अंदर झांकना, हमने अंदर उतना झांकना नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग साइंस है, उसको बोलते हैं जियोलॉजी। हम क्या पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी। तो जो अंदर ज्यादा झांकेगा, रॉक्स देखेगा, मिनरल्स देखेगा, उनकी स्टडीज करेगा, उसके लिए अलग साइंस है, फुल फ्लेज्ड डिसिप्लिन है जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं जियोलॉजी। तो ज्योग्राफी और जियोलॉजी को जो लिंक करता है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। समझ आ रही है बात आपको? तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड ब्रांच, इसको बोलते हैं जनाब क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? अब ये क्लाइमेट जो है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन उधर बैठा है सोनम लोटस। अब तो उसको निकाला, अब नया आ गया, वो भी लद्दाखी मुझे लगता है, शक्ल से तो वैसा ही कुछ लग रहा था। तो उसने क्या ज्योग्राफी पढ़ी है? उसने क्या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी है? नहीं सर, उसने पढ़ा है एक साइंस, उसको बोलते हैं मीटियोरोलॉजी। क्या बोलते हैं? मतलब मीटियोरोलॉजी जो है एक फुल फ्लेज्ड साइंस है जो सिर्फ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना को स्टडी करता है। लेकिन हम ज्योग्राफी में अर्थ के साथ साथ इसके एटमॉस्फेयर को भी पढ़ दिया। यानी ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मींस एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। समझ आ रही है बात? तो सिर्फ वो लोग जो सिर्फ एटमॉस्फेयर को पढ़ते हैं उनको उस साइंस को क्या बोलते हैं? मीटियोरोलॉजी। एक आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी अलग है, मीटियोरोलॉजी अलग है। मेट्रोलॉजी हो गया साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, नापतोल का जो सिस्टम उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। दफा करो। फुल फ्लेज्ड साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी। लेकिन हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी व्हिच लिंक्स ज्योग्राफी विद मीटियोरोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी व्हिच लिंक्स ज्योग्राफी विद जियोलॉजी। समझ आ रही है बात आपको?
हम थोड़ी सी जियोलॉजी भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी मीटियोरोलॉजी भी पढ़ेंगे। इसके बाद आता है तीसरा, इसको बोलते हैं जनाब ओशनोग्राफी। ओशनो, तो ओशन हमने पढ़ने हैं। अब ओशन में इतनी बला है, जैसे कोई सबमरीन बनाता है, सबमरीन देखा है ना आपने, जो पानी के अंदर जाता है, 6 महीने भी पानी के अंदर रहता है, दिखता ही नहीं, उसी टाइम निकालते जब हमें जरूरत है। तो उस सबमरीन को बनाने के लिए क्या आप ओशनोग्राफी पढ़ के करंट्स वरंट्स देख के वो सबमरीन बना सकते हो? नहीं बना सकते। उस पानी का अलग साइंस है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। तो ओशनोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच लिंक्स ज्योग्राफी विद हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी अलग साइंस है, हमने इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा। समझ आ रही है ना चीजें? हाँ, फोर्थ is called soil geography. Soil geography. इसका भी अलग आता है, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में सॉइल का कितना रोल है? सारा तो वही है ना। तो एग्रीकल्चरिस्ट जिस तरह सॉइल को पढ़ेगा उस तरह सर हम नहीं पढ़ेंगे, उतने डिटेल में हमने नहीं पढ़ी, वो अलग साइंस है उसके लिए, सॉइल के लिए। उसके बोलते हैं पीडोलॉजी। क्या बोलते हैं? So pedology, soil geography is the branch of geography which links geography with pedology. Pedology अलग साइंस है, हाइड्रोलॉजी अलग साइंस है, ये तो छोड़ो, मेट्रोलॉजी, मीटियोरोलॉजी अलग साइंस है, जियोलॉजी अलग साइंस है, लेकिन हम इनको थोड़ा थोड़ा करके ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उन ब्रांचेस को यहाँ पे अलग नाम दिया जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सॉइल जियोग्राफी। इसी तरह हमने रॉक्स भी थोड़ी सी पढ़ेंगे। रॉक्स का जो साइंस है उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? उतनी डिटेल में पेट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रॉक ज्योग्राफी, है ना। सो रॉक ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच लिंक्स ज्योग्राफी विद पेट्रोलॉजी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है किसमें आती हैं? ऐसा तो सिलेबस में कहीं नहीं लिखा था, यही काम होता है टीचर का। अब समझ आया? आपको लगा था फिजिकल है बहुत है, लेकिन उसके अंदर क्या? जाचतल बच एक एक उठा रहे हो, नया कवर नीचे से नहीं कर रहा, आप एक बेडशीट उठा रहे हो, नीचे दूसरी बेडशीट है, तो वही सब चीजें यहाँ पे देखो। ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर फिजिकल ज्योग्राफी। अब आती है दूसरी थीम पे, दैट इज ह्यूमन। ये है ना उधर से, कोई बात नहीं, हो गया। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखो ह्यूमंस के रिलेटेड ज्योग्राफी। अभी तक हम ज्योग्राफी जैसे आप पढ़ रहे हो, जियोमॉर्फोलॉजी, आप देखोगे अर्थक्वेक क्यों हो रहा है, वोल्केनिज्म क्यों हो रहा है, क्या उसमें हमारा हाथ है? क्लाइमेट चेंज में हमारा हाथ है कि हम इमिशंस कर रहे हैं, लेकिन अर्थक्वेक में सर हमारा काम नहीं है, वो एक नेचुरल फिनोमेना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है असल में ज्योग्राफी और ह्यूमंस को, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस को देखते हैं। ठीक है ना। तो इसके अलग ब्रांचेस हैं। नंबर 1 इज, अभी जो इसने बोला था, क्या बोला था? फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी सर ह्यूमन ज्योग्राफी में आती है। सो नंबर 1 ब्रांचेस आप लिख लो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब रियासी के जो हिल्स हैं वो जो है आपके शिवालिक्स में भी आते हैं, आपका जो मिडिल हिमालयाज हैं उसमें भी आते हैं, पीर पंजाब रेंज में उनको बॉर्डर करता है तो है अपनी जगह। लेकिन जब से हमें पता चला कि वहां पे लिथियम निकल रहा है, और लिथियम हमारी जो कार्स आ रही है, कौन सी कार्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें बहुत रोल है उसका। लिथियम, हमारे फोन में लिथियम आयन बैटरीज होती है। तो जब से ये चीज हमें पता चली है ना, तब से इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल वैल्यू ऑफ रियासी बहुत बढ़ चुका है। दिस इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। समझ आ रही है बात? अगर HMT में कश्मीर के मौसम की वजह से उन वॉचेस की वैल्यू बढ़ रही है, सो इट इज द इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ज्योग्राफी है, लेकिन ज्योग्राफी की वजह से इकोनॉमी। समझ आ रही है बात? या आप सुंदरबन डेल्टा ले लो, वो डेल्टा है, एलुवियल सॉइल है, बहुत फर्टाइल है, साल में 3 बार वहां पे क्रॉपिंग होती है। राइस जो होता है ना, राइस 3 बार उगता है आपके वेस्ट बंगाल में, क्योंकि मौसम है। इसको 2 ही चीजें चाहिए, एक चाहिए पानी, एक चाहिए गर्मी। दोनों चीजें वहां पे अवेलेबल है। साल में 3 क्रॉप्स होती हैं राइस की। कहां पे? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इन द वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। तो है उसकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की नहीं। इसी तरह दूसरी ब्रांच है सोशल ज्योग्राफी।
ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो राजबाग एरिया इतना फेमस क्यों है? अगर आपने देखा होगा जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाहे आपका चाइनीज सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सर सारी की सारी दरिया के किनारे, सारी की सारी उसकी नाइल, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इसकी यांगजी किसकी? चाइना की। यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, जिसको दरियाई दजला और फरात बोलते हैं अरबी में, मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सप्त सिंधवा, 7 रिवर्स है ना ये, इंडस एंड इट्स फैमिली, जिसमें से एक गाय हो चुकी है जिसको सरस्वती बोलते हैं। सरस्वती गाय भी बाकी 6 आजकल भी मिल रही है हमें, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है ना, आपका इंदस, झेलम, वेथ जिसको बोलते हैं। अर्लियर इट वाज सप्त सिंधवा, नाउ इट हैज बिकम 6 सिंधवा, अब 6 ही है, ठीक है, क्योंकि सरस्वती अब गायब हो चुकी है, ठीक है। सो क्यों ये लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेटेड है, क्यों श्रीनगर इतना डेंसली पॉपुलेटेड, ये सारी चीजें जो है सोशल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के साथ पॉपुलेशन एसोसिएटेड है, जिसको पॉपुलेशन ज्योग्राफी बोलते हैं, जिसको डेमोग्राफी भी बोलते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, यानी सेंसस आपको जबानी याद करना पड़ेगा। अभी इस बार को तो नहीं आया, 2011 में आया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, 2021 में आना था, डिले हो गया, अभी भी नहीं आया, ठीक है, वो डिटेल्स हम देख लेंगे। देन कम्स योर सेटलमेंट ज्योग्राफी, जो मैं अभी आपको चीज समझा रहा था, क्यों दिल्ली, टोक्यो, वॉशिंगटन डीसी ऐसी सिटीज जो है ओवर क्राउडेड, क्यों वहां ज्यादा लोग रहते हैं, क्यों मुंबई में ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। We have political geography. Political, अभी जो आपका दोनों, चाहे इसराइल हमास वार हो या रशिया यूक्रेन वार हो, सर जमीन पे ही लड़ाई जा रही है। रीजन जो है ज्योग्राफी, कश्मीर किसकी लड़ाई है? मजहब की है? नहीं, पहले था पार्टीशन के टाइम, आजकल तो जमीन की लड़ाई बन चुकी, रिसोर्सेज है, हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्या? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसी तरह और एक ब्रांच भी आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। आपने सुना है बैटल ऑफ पानीपत कितने हुए थे? 3। क्यों तीनों के तीनों पानीपत में लड़े गए, और क्या कोई जगह नहीं थी लड़ने की? बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी। पानीपत की 3 लड़ाई, पानीपत में 3 लड़ाई हो चुकी, क्यों 3 उधर पे हो गई? उसके साइड में तो और भी एरिया थे, करनाल था, यहाँ पंजाब था, दिल्ली था, पानीपत में ही क्यों 3 लड़ाइयां? क्योंकि जो वहां से लोग आते थे, दिल्ली जो था वो सेंटर था, ठीक है, जो बाहर से इन्वेडर्स आते थे, तो अक्सर उनका जो मीटिंग पॉइंट होता था वो पानीपत के आसपास ही होता था, वो दिल्ली में नहीं लड़ते थे। अगर दिल्ली के अंदर जंग लड़ी जाती, दिल्ली तबाह, दिल्ली वाज द कैपिटल, तो दिल्ली से बाहर जाके लड़ा। समझ आ रही है बात? इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। ये सारी ब्रांचेस है, किसकी ब्रांचेस है? ह्यूमन ज्योग्राफी। समझ आ रही है बात? तो इन चीजों के बारे में अगर आपको कुछ भी कहीं से भी मिल रहा है, पढ़ना स्टार्ट, ठीक है। लास्ट कम्स योर बायो ज्योग्राफी, लास्ट कम्स योर मतलब लिविंग बीइंग्स के साथ हमने देखना, ठीक है ना। इसमें 3 आती है। फर्स्ट ब्रांच इज व्हाट वी कॉल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें हम इकोसिस्टम्स देखते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट इकोसिस्टम्स देखते हैं, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। एनवायरमेंट को पढ़ना, जो मैंने लास्ट में बताया था, जो टॉपिक था लास्ट आपका, वो क्रिटिकल चेंजेस इन आइस कैप्स वगैरह वगैरह है ना, सी लेवल राइज हो रहे, ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे, वो सारी चीजें आपको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में। सेकंड कम्स योर प्लांट ज्योग्राफी, या जिसको बोलते हैं फाइटो ज्योग्राफी। फाइटो बोलो या प्लांट बोलो ज्योग्राफी। देवदार कहां पाया जाता है? कश्मीर में। एप्पल ट्री कहां पाया जाता है? कश्मीर, हिमाचल, ठीक है ना। तो यहाँ पे नींबू क्यों नहीं पाया जाता? नींबू है उधर उड़ी में, उसका वो निकल रहा है। तो मतलब
दीज आर एक्सेप्शंस। या तो आपने ग्रीन हाउस वगैरह लगा रखा है उसका कुछ। देखिए यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना वो सूट नहीं करता, वरना तो हर कोई, हम क्यों बाहर से मंगाते हैं, हम क्यों बाहर से मंगाते हैं, फिर इधर ही ग्रो करते हैं। लेकिन जो आपका उड़ी सेक्टर है, क्योंकि वो राजौरी रियासी के साथ डील करता है, उसी के साथ लिंक है ना, तो वहां पे उतना टेम्परेचर मेंटेन होता है कि वहां पे नींबू जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ऑरेंजेस ग्रो करते हैं, मैंगोज ग्रो करते हैं। हमारे घर में खजूर का पेड़ है, लिटरली स्पीक 4 साल के बाद वो उगता है, जर्मिनेट होता है, लेकिन दैट इज जस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पज, डेकोरेटिव पर्पज, उससे कोई खजूर आने वाला है नहीं। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस देखिए, बनाना दैट इज एन एक्सेप्शन। लेकिन आप देखो ना कि हमारी ज्योग्राफी है किसकी है, हमारी जो है वो टेम्परेट फ्रूट्स की, ट्रॉपिकल फ्रूट्स की नहीं है। ऑरेंज, लेमन, मैंगो, ये सारी चीजें यहाँ नहीं उगती है। यहाँ एप्पल, पेयर, चेरी, एप्रिकॉट, ये सारी चीजें उगती है। तो प्लांट ज्योग्राफी या फाइटो ज्योग्राफी, देन वी हैव जू ज्योग्राफी। जू है ना, एशियाटिक लाइन इंडिया में कहां पाया जाता है, कुछ कुछ एरिया में, गिर फॉरेस्ट्स ऑफ गुजरात, वहां पे लाइन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो शेर बोलते हैं ना, सुह आया, वो तेंदुआ होता है, लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड होगा या कुछ और लेपर्ड होगा। ठीक है ना। तो हर किसी एरिया की अपनी अपनी फ्लोरा होती है, हर किसी एरिया की अपनी अपनी फौना होती है। वो डिपेंड करता है आपके लैटिट्यूड पे और आपके आल्टीट्यूड, वो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा, लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड। ठीक है ना। तो टेम्परेट रीजन के अलग प्लांट्स हैं, टेम्परेट रीजन के अलग एनिमल्स हैं, ट्रॉपिकल के अलग है, फ्रिजिड के अलग है। ठीक है, जैसे कि पोलर बियर कहां पाया जाता है, पोल्स पे, तो उसका कलर व्हाइट होता है। व्हाइट बियर आपको ग्लेशियर्स पे मिल सकता है या 2 पोल्स पे मिल सकता है। हिंदू कुश हिमालयाज में मिल सकता है, अभी तो दिखा नहीं किसी को, या तो नॉर्थ पोल पे या तो साउथ पोल पे। बाकी एरियाज में आपको बियर मिलेंगे, या तो ब्लैक होंगे या तो ब्राउन होंगे। तो वो कौन डिटरमिन करता है, वो ज्योग्राफी डिटरमिन करते हैं कि कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट किस एरिया में ग्रो करेगा। इस वाली ब्रांच को बोलते हैं बायो ज्योग्राफी, जिसके 3 सब ब्रांचेस हैं, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, प्लांट ज्योग्राफी एंड जू ज्योग्राफी। ठीक है ना। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलेबस प्लस ज्योग्राफी है क्या, इसमें हमने क्या करना है। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अगर ज्योग्राफी पढ़नी, मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाऊंगा, प्लेट्यूड पढ़ाऊंगा, क्या फायदा। पहले ये तो बताऊं कि अर्थ आई कहां से, जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं पहले उसकी खोज तो कर ले कि अर्थ आई कहां से है। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ। अगर आप इतने शातिर होंगे, यहां से जाके अभी गूगल में डालोगे, पहले ही पढ़ना स्टार्ट करोगे, आधा घंटा पढ़ना है, कल आपको पूरा का पूरा समझ आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, वी विल मीट टुमारो।